ये बताया जा रहा है कि आदेश जो आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट का वो 4 बजे आएगा। ईडी की तरफ से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हम बार बार नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नोटिस पर पेश नहीं हो रहे हैं, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कोर्ट इस पर अपना एक्शन ले, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई आज। आपको बता दें, केजरीवाल के इनकार पर कोर्ट गई थी ईडी, जिस पर अब 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार अंदर कोर्ट रूम में बने हुए थे। अखिलेश, क्या कुछ रहा? देखिए, बमुश्किल 2 मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो ईडी के वकील हैं उनसे पूछा कि आपको इस जो याचिका है उस पर कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा कि शनिवार को जब एएसजी राजू आए थे तो उन्होंने सारी बातें कही थी, क्यों नहीं पेश हो रहे हैं और अदालत को इसमें दखल देनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कुछ इसमें कहना भी हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा फिलहाल हमें कुछ नहीं कहना है। तो कोर्ट ने कहा हमें विस्तार से आदेश पारित करना होगा, इसलिए हम 4 बजे का समय देते हैं और 4 बजे शाम को हम इस मामले पर आदेश अपना जारी करेंगे। और साफ तौर पर जो ईडी ने मांग किया है, ईडी का यही कहना है कि पीएमएलए की सेक्शन 63(4) के तहत हमारा ये अधिकार बनता है कि किसी को अगर हमें सबूत मिलते हैं तो उससे पूछताछ के लिए हम बुला सकते हैं, लेकिन 5 बार समन दिया गया, ये नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो हम अदालत आए हैं कि अदालत इसमें इंटरवेन करे और अदालत ये समन जारी करे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि अगर 4 बजे अदालत समन जारी करती है तो और अदालत जो अगली तारीख तय करेगी उस तारीख पे खुद राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को आना पड़ेगा और आकर ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने 5 जो इनको समन दिए गए थे ईडी की तरफ से, पेश होकर के पूछताछ की, क्यों उसको फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो ये अब देखना होगा कि 4 बजे जो फैसला आता है, अगर ईडी के फेवर में आता है तो क्या तारीख होती है, किस तारीख को अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा, किस तारीख को बताना होगा। और अरविंद केजरीवाल के पास एक रेमेडी है कि आज जो आदेश आएगा हो सकता है कि उसको वो चैलेंज हाईकोर्ट में कर दें, उसको स्टे के लिए। तो ये अभी अदालती लड़ाई बची है और सारा डिपेंड करता है कि 4 बजे फैसला क्या आ रहा है। और अगर ईडी के फेवर में नहीं आता फिर क्या संभावना है? तो फिर कुछ कारण देगा कोर्ट की, आपने जो समन दिया है हो सकता है कुछ और समन दीजिए, कोर्ट ये कहेगा हो सकता है कुछ और समन दीजिए, ये भी कह सकता है कि सम्मन को एक बार जाइए उनसे मिलकर दीजिए, फॉलो करेंगे, एक आध सम्मन और देखते हैं, उसके बाद हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से पिछले भी कई दूसरों मामलों में देखा गया है, तो अक्सर ये सवाल जरूर पूछती है कोर्ट कि आखिर आप एक एजेंसी की जांच को डिले क्यों कर रहे हैं, आपके न आने की वजह से जांच डिले हो रही है, तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं, इसका वाजिब कारण तो बताना पड़ेगा। और इसके लिए अगर समन करता है तो अरविंद केजरीवाल को आना पड़ेगा। अच्छा, तो जो कोर्ट अब सम्मन करेगा वो यहाँ पर आने के लिए सम्मन करेगा स्पष्टीकरण के? बिल्कुल, क्योंकि पीएमएलए की सेक्शन 63(4) में ये कहा, ये जो के तहत ये डाला गया है ये याचिका ईडी की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि अदालत पूछे कि आखिर मेरे पूछताछ के लिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी जो नोटिस है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो सीधे जवाब नहीं दिया है, उन्होंने तुरंत उस नोटिस पे सवाल उठाया। आपको भी पता होगा कि आप किस आधार पे नोटिस जारी कर रहे हैं, वो जबकि ईडी कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहती है दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में, वो उनका जवाब रहता है कि आप हमें एक्यूज के तौर पे बुला रहे हैं या आप हमें विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं। ये सारी चीजें एजेंसी नहीं बता सकती, तो ये सारी चीजें अदालत में उसने रखी हैं। अब अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 बजे वो आदेश देती है, क्या तारीख देती है, कब का समन करती है, और अगर नहीं करती है तो उसके पीछे वो वाजिब कारण क्या बताती है, क्या ईडी को कहती है कि 1-2 और समन दीजिए फिर हम देखते हैं। ये सारी चीजें पर फोकस होगा, नजर होगा कि आखिर कोर्ट का विचार होता है। एक एक करके कोर्ट ने भी अपनी बातें रख दी हैं। गायत्री और अखिलेश, बहुत धन्यवाद आपका, आपके पास आएंगे। अभी तक जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड में यूसीसी की। आपकी अनुज्ञा से तमाम नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूसीसी को मंजूरी, विधानसभा में बहस के बाद मंजूरी, बहुमत के आधार पर यह मंजूरी मिलेगी। विधानसभा में मौजूद हैं सीएम धामी समेत बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक, इस वक्त मौजूदगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज इस पर चर्चा होगी, इसके बाद राज्यपाल के पास इस विधेयक को भेजा जाएगा, जहां पर यह विधेयक कानून का रूप ले सकता है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड के लोगों को एक बड़ी खबर मिल सकती है, जहां पर एक विधान, एक कानून
कानून को लागू किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर यूसीसी को लेकर काफी नाराजगी भी अलग अलग दलों में दिख रही है, क्योंकि आपको बता दें जनजाति की बात करें, 5 जनजातियां ऐसी हैं जिनको यूसीसी से एकदम बाहर रखा गया है। इसी को लेकर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर राज्य का अर्थ भारत गणराज्य से है और राज्य क्षेत्र का अर्थ पूरे भारत से है। इसके कारण उद्देश्य का साफ साफ लिखा जा रहा है कि अनुच्छेद 44 के अनुपालन में सरकार उत्तराखंड राज्य में राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए विवाह, उत्तराधिकारी आदि मामलों के लिए समान संहिता ला रही है। अनुच्छेद 44 में सारे भारत की बात कर रहा है और आपका अनुपालन केवल उत्तराखंड में करेंगे, ऐसा हो रहा है। जबकि ये बात पूरे भारत के अंदर केंद्र सरकार को इसको लानी चाहिए थी, अलग राज्य को इसके अंदर नहीं लाना चाहिए था। मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि उसमें कुछ प्राविधान समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें बहुत जल्दीबाजी की गई है। और वैभव का यहाँ पर रुक लेते हैं। वैभव, कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन विपक्ष जो पहले से इसका विरोध करता आ रहा था, अभी फिलहाल विपक्ष का क्या स्टैंड नजर आ रहा है और जब बिल पास कराया जाएगा, वोटिंग होगी, तो उस पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल मोनिका, आपसे कुछ देर बाद इस बिल पर जो है वो वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले चर्चा सदन के अंदर जारी है। 11 बजे तक के लिए सदन को कल स्थगित किया गया था और आज सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये तय है क्योंकि विपक्ष एक शब्द का जिक्र पहले दिन से ही कर रहा है, जब से यूसीसी के खाके की बात की गई थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि ये कानून जो है वो जल्दबाजी में लाया जा रहा है। और यही जल्दबाजी शब्द जो है वो सदन के अंदर भी बार बार विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो उठाते हुए नजर आए। और साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे, उनका यह कहना था कि इन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो इन मुद्दों से ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर रही है और सिर्फ यूसीसी इसीलिए लाया जा रहा है ताकि ध्यान जो है वो बाकी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन अब आज का दिन ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है क्योंकि अब से कुछ देर बाद समान नागरिक संहिता पर जो है वो वोटिंग होने वाली है। और जिस रूढ़िवादी परंपरा का जिक्र खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे कि हमें रूढ़िवादिता से आजादी चाहिए, और जिस ड्राफ्ट को 182 पन्ने के तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट में तमाम बिंदुओं में उस बात का जिक्र भी है कि कैसे सिविल मामलों में आप सभी लोगों को समान अधिकार दे सकते हैं। और जिस लैंगिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी देश की आजादी के बाद से, और जिस अखंडता का जिक्र किया जा रहा था कि इस देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए सिविल मामलों में खास तौर पर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से ये मुहर लगने वाली है जब वोटिंग होगी। और वोटिंग के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक ये यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता वैभव, बिल्कुल। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अगर हम वोटिंग की बात करें तो बीजेपी के जो तमाम वहां विधायक मौजूद हैं वोटिंग में वो जीत जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है बतौर कांग्रेस के। लेकिन अपने दर्शकों को अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। आसान भाषा में समझाते थे कि भाग 1 की बात करें तो शादी तलाक संबंधित कानून का प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा। उत्तराधिकार विरासत संबंधित नियम कानून इसमें तय किए गए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप संबंधित नए प्रावधान तय किए गए हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा अगर आप इस तरह के किसी रिश्ते में रह रहे हैं तो। बिल में बदलाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भाग 4 का हम आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी बिल में क्या कुछ खास है ये हमने आपको एक एक करके बताया। मुख्य तौर पर जो बिंदु हैं वो बताए, बड़ी बातें बताई हैं, लेकिन इंतजार आज का हो रहा है। विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है, चर्चा हो रही है और ऐसे में वोट होगी। वोटिंग के बाद राज्यपाल के पास जाएगा ये विधेयक। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए हरदा में हादसे की, जहां पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई आसपास के जिला अस्पताल हैं जहां भर्ती करवाया गया है। राजधानी भोपाल में बर्न यूनिट बनाई गई है,
वहां से डॉक्टर्स की टीम हरदा पहुंची है और रेस्क्यू की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि धमाके वाली जगह के आसपास कई लोग ऐसे हैं जो अपने वाहन से जा रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। कई लोगों के वहां घर बने हुए हैं, वो धराशायी हो गए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से हाहाकार मच गया, तबाही जैसे हालात यहाँ पर बन गए। ये जो पूरा इलाका है वो आग के गोले में तब्दील हो गया था। फिलहाल देखिए 24 घंटे बाद भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहीं पर पटाखा फैक्ट्री थी अग्रवाल बंधुओं की, जिसमें कि पटाखे बनाए जाते थे, भंडारण भी यहीं होता था, गोडाउन थे जिनमें भी आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए और धमाकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी उसकी चपेट में आए, राह चलते लोग भी ब्लास्ट की चपेट में आए। और इस भीषण हादसे में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ जो 3 मुख्य आरोपी हैं, 2 अग्रवाल बंधु जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उसके अलावा एक ठेकेदार, 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू इस लिहाज से भी फिलहाल किया जा रहा है कि जो कुछ जो बारूद है जो मलबे में दबा हुआ है वो उसे भी पूरी तरह से बुझाया जा सके, इसीलिए जो आग बुझाने का काम और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मलबा इसलिए भी हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई आशंका ना रहे कि कोई मलबे में दबा हो, इस लिहाज से फिलहाल यहाँ पर मलबा हटाकर देखा जा रहा है। तो प्रशासन की तमाम टीमें यहाँ पर हैं, रेस्क्यू की तमाम टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक ठोस कहना चाहिए नहीं मिले हैं। जिनमें से एक सवाल ये कि फैक्ट्री में कई तरह की अनियमितताएं थी, इसके बाद भी ये फैक्ट्री यहाँ पर कैसे संचालित हो रही थी, रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। अगर शिकायतें लगातार लोग कर रहे थे तो इसके बाद भी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जो 11 मौत हुई है उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी, ये वो सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। फिलहाल अब इस पूरे घटना के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी, वो भी घटनास्थल पर आने वाले हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर आएंगे, घायलों से मिलेंगे। तो अब देखना यह है कि इस हादसे के बाद सरकार किस तरह के कदम उठाती जिससे कि कोई और हादसा मध्य प्रदेश में इस तरह का ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हरदा। तो सत्यविजय की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच आपको यह भी बता दें, तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि हरदा में जो धमाका हुआ उसकी जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम मौजूद है जो लगातार जांच पड़ताल को अंजाम सबूत जुटा रही है। एफएसएल की टीम तमाम जो सबूत हैं वो जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि पहले भी इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका था। बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा था और जिसकी वजह से ये बड़ा विस्फोट यहाँ पर होता है। खबर ये भी है कि मानकों के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, नियमों के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। इस खबर पर सत्यविजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, जिस तरीके से ये धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं अब उनको बढ़ावा ना मिले, उन पर रोक लगे, ऐसे कदम कुछ प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे क्या भविष्य में?